तो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स तुम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर खत्म कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर में तुम लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसे हम लोग एसएचएम भी बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, किस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट एसएचएम परफॉर्म करता है, उसको समझने से पहले हम लोग बात करेंगे पीरियोडिक मोशन की। ठीक है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, एक बार डेफिनेशन से हम लोग चलते हैं इसमें। तो पीरियोडिक मोशन व्हेन अ बॉडी और मूविंग ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन along a definite path after a regular time interval, its motion is said to be periodic। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी डेफिनाइट पाथ मतलब एक फिक्स्ड पाथ को किसी टी टाइम के बाद में रिपीट करता है, तो उसका जो मोशन होता है वो क्या कहलाता है भाई, पीरियोडिक मोशन कहलाता है। जैसे अगर मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट ने एक टी टाइम में एक सर्कुलर मोशन किया, तो दूसरा जो दूसरी बार वो सर्कुलर पाथ को रिपीट करेगा तो उसको भी टी टाइम लेना चाहिए और सेम पाथ में मूव करना चाहिए। सेम रेडियस के सर्कल में अगर वो मूव करता है और हमेशा उसी रेडियस के सर्कल में मूव करता रहता है सेम टाइम में, तो उसका पाथ क्या हो जाएगा भाई, उसका जो मोशन होगा वो क्या होगा, पीरियोडिक। हम मैं यहां पर बोल रहा हूं कि जो टाइम लग रहा है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, मिनिमम टाइम इंटरवल आफ्टर विच ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स पाथ। मतलब जिस टाइम के बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पाथ को रिपीट करता है, मिनिमम टाइम, उसे हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। ये चीजें तुम लोगों ने सुनी होगी पहले भी। ठीक है, अच्छा अब पीरियोडिक मोशन में क्या एग्जांपल हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं, किस तरह का मोशन पीरियोडिक होगा भाई, कोई एग्जांपल बता सकते हो, लाइव एग्जांपल जो तुम लोगों ने आसपास देखा हो। जैसे अगर हम लोग बात करें, कोई भी ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, आर रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो इसका जो मोशन होगा वो भी क्या हो जाता है, पीरियोडिक हो जाता है। क्योंकि अगर मैं बात करूं कि ये यहां से जब चल के वापस इसी पॉइंट पे आएगा तो कितना टाइम लेगा भाई, ये डिस्टेंस हो गई 2 पाई आर और स्पीड हो गई v। तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी स्पीड इज इक्वल टू टाइम, तो टाइम हो गया 2 पाई आर बाई वी। तो ये जो टाइम है, ये टाइम इसके एक रोटेशन कंप्लीट करने का टाइम है, तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे, टाइम पीरियड। अच्छा, जब भी ये इस पाथ में मूव करेगा तो ये एक फिक्स पाथ के अंदर मूव कर रहा है, वो पाथ क्या है, सर्कल, हमेशा इसी आर रेडियस के सर्कल में मूव करेगा। ठीक है, तो पाथ भी फिक्स है और टाइम भी फिक्स है, तो सेम टाइम लेना चाहिए हर बार सेम पाथ को रिपीट करने में। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक। बहुत ही सिंपल है। जैसे अगर हम लोग बात करें कॉनिकल पेंडुलम की, कॉनिकल पेंडुलम जानते हो, कॉनिकल पेंडुलम अगर मान लो किसी भी पत्थर को हम लोग एक रस्सी से टांग के ऐसे घुमा दें, ऐसे घुमा दें, जैसे ये हो गया, ये फिक्स एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है, तो ये क्या हो गया भाई मेरे पास में, कॉनिकल पेंडुलम। तो ये कौन से सर्कल में मूव कर रहा है, वर्टिकल वर्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है या हॉरिजॉन्टल, तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है। तो इसका जो मोशन है, ये एक रोटेशन जो कंप्लीट करेगा, फिक्स पाथ के लॉन्ग मूव करेगा और फिक्स टाइम में करेगा, तो इसका जो मोशन है वो भी क्या हो जाएगा, पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। तो एक तो हमने बात कर ली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी एक पीरियोडिक मोशन हो गया। अच्छा, ये पीरियोडिक मोशन है, ठीक है, हम तो सर्कुलर मोशन ही समझते थे, लेकिन ये एक पीरियोडिक भी है अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर। एक कॉनिकल पेंडुलम का मोशन जो है, और क्या सिंपल पेंडुलम का होगा। अगर मैं सिंपल पेंडुलम की बात करूं तो भाई ये सिंपल पेंडुलम जो है इस तरीके से ऑसिलेट करेगा। अगर मान लो सिंपल पेंडुलम की बाउंड्रीज फिक्स है, सिंपल पेंडुलम की बाउंड्रीज फिक्स्ड है, तो इसका जो मोशन है वो भी पीरियोडिक हो सकता है। लेकिन अगर मान लो तुम लोग एक एक्चुअल सिचुएशन की बात करो, एक्चुअल सिचुएशन मतलब हमने ऐसे खींच के छोड़ दिया, तो अगर वो मान लो एक्सट्रीम पोजीशन तक जा ही नहीं रहा, उससे धीरे 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 अगर रुक गया, तो उसका जो पाथ है वो एक फिक्स नहीं है, बाउंड्रीज उसकी फिक्स नहीं है, मतलब उसका मोशन पीरियोडिक नहीं होगा, टू एंड फ्रो टाइप मोशन है, पीरियोडिक नहीं होगा। तो अगर मान लो बाउंड्री फिक्स है सिंपल पेंडुलम में, तो ये पीरियोडिक हो सकता है। ये क्या हो सकता है, पीरियोडिक हो सकता है। और क्या हो सकता है, और हमारे पास में ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया इसका, ठीक है, ये सेकंड एग्जांपल हो गया भाई इसका, और ये हो गया भाई हमारे पास में थर्ड एग्जांपल। और फोर्थ एग्जांपल क्या बोल सकते हो, फोर्थ एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। हाँ भाई, जो अर्थ जो है सन के अराउंड एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लेती है, 365 डेज लेती है ना। तो टाइम पीरियड भी हम लोगों को पता है कितना, 365 डेज।
ठीक अप्रोक्सीमेट, तुम लोग बोलोगे 365 इंटू 1/4, लेकिन फिक्स अगर हम लोगों को बताना है 365 डेज अप्रोक्स ले रही है। तो मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, तो अर्थ जो है सन के अराउंड एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करती रहती है। ठीक है, तो उसका पाथ फिक्स होता है और टाइम भी फिक्स होता है। ठीक है, तो इसका मोशन भी क्या होता है, पीरियोडिक। तो पीरियोडिक मोशन के लिए ऐसा कोई भी फिक्स नहीं है पाथ कि भाई उसका पाथ लीनियर हो, सर्कुलर हो, इलिप्टिकल हो। पाथ कुछ भी हो सकता है, पाथ कोई भी पाथ हो सकता है, लेकिन वो पाथ की जो है वो पाथ फिक्स होना चाहिए और टाइम भी फिक्स लगना चाहिए। तो दो चीजें हम लोगों को यहाँ पर देखने, तो मोशन क्या हो जाएगा, पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। मेरे हिसाब से आ गया होगा समझ में। तो चलो इसमें कुछ एग्जांपल्स करते हैं पीरियोडिक मोशन में। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं हम लोग एक एग्जांपल यहाँ पर पीरियोडिक मोशन का। तो एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट स्मूथ सरफेस पे मूव कर रहा है, दो वॉल्स के बीच में ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, दोनों वॉल्स के बीच में डिस्टेंस है L। ठीक, अब तुम लोगों को बताना है इस ऑब्जेक्ट का टाइम पीरियड क्या होगा। टाइम पीरियड मतलब जब एक बार इधर से टकराकर वापस इधर टकराकर आने में इसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। ध्यान दें, ये सरफेस स्मूथ है, सरफेस स्मूथ है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा। इसकी स्पीड जो है, सॉरी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म होगी, कांस्टेंट होगी, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो ये ऑब्जेक्ट पहले यहां जाएगा, फिर अच्छा हम लोगों को यहां पर बोला है कि कॉलिजन इज इलास्टिक। ये कॉलिजन क्या है, इलास्टिक कॉलिजन है। अगर ये इलास्टिक कॉलिजन नहीं है तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो जाएगी, फिर इसका जो मोशन है वो पीरियोडिक नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग टाइम लगने लग जाएगा। तो जब ये यहां पर जाएगा v वेलोसिटी से, तो टकराकर भी v वेलोसिटी से ही आएगा, और फिर वापस यहां तक आने में इसको टोटल एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, वही हमारे पास में क्या होता है, टाइम पीरियड। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि जाने में डिस्टेंस L ट्रेवल की, आने में L ट्रेवल की, तो S इज इक्वल टू VT लगा सकते हैं। तो 2L इज इक्वल टू U इंटू टाइम पीरियड T। तो टाइम पीरियड आ गया हमारे पास में 2L अपॉन U। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं। ठीक है, बहुत इजीली हम लोग इसको पता कर सकते हैं। ठीक, तो बच्चों हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन जो है वो है ऑसिलेटरी मोशन। क्या होता है भाई ऑसिलेटरी मोशन, अब हम लोगों ने पीरियोडिक मोशन की बात की थी। ठीक है, नेक्स्ट है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन जो है वो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन जो होता है, टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसके मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑसिलेटरी मोशन। अब हम लोगों को ये सारी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है कि भाई बाउंड्री फिक्स है या नहीं है। ठीक है, बाउंड्री फिक्स है या नहीं है, कोई भी रैंडमली टू एंड फ्रो मोशन है वो क्या हो गया, ऑसिलेटरी मोशन। जैसे मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है वो टू एंड फ्रो मोशन है। टू एंड फ्रो मोशन है या नहीं, टू एंड फ्रो मोशन है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, ऑसिलेटरी मोशन। और क्या हो सकता है भाई, अच्छा स्प्रिंग, मोशन ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। हाँ भाई, जो स्प्रिंग मास सिस्टम है, मान लेते हैं हम लोग, अगर मान लो एक स्प्रिंग को एक ब्लॉक से कनेक्ट कर देते हैं और इस ब्लॉक को कंप्रेस करके छोड़ देते हैं, तो ये ब्लॉक टू एंड फ्रो मोशन करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास में, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें, इट नॉट नीड नॉट टू बी पीरियोडिक। जरूरी नहीं है कि टू एंड फ्रो मोशन जो है वो पीरियोडिक हो। मैंने तुम लोगों को पीरियोडिक मोशन पढ़ाते टाइम ही बता दिया था कि भाई पीरियोडिक मोशन जो होता है उसके अंदर फिक्स पाथ होना चाहिए। तो सिंपल पेंडुलम जो है वो पीरियोडिक भी हो सकता है, लेकिन अगर उसकी एनर्जी कंजर्व हो। कैसे, हम लोग सिंपल पेंडुलम की बात करें तो मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को रस्सी से बांध के ऐसे करके छोड़ दिया, तो ये ऑसिलेट करेगा, और धीरे 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 इसकी एक्सट्रीम पोजीशन घटती चली जाएगी। तो ये अभी टू एंड फ्रो ऑसिलेटरी मोशन तो है, लेकिन ये पीरियोडिक नहीं है। क्यों नहीं है भाई, कोई बताएगा, क्योंकि इसका पाथ जो है वो फिक्स नहीं है, ये बाउंड्री जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है, तो पाथ की लेंथ जो है धीरे धीरे कम हो रही है, तो ये पीरियोडिक नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी केस में बोलूं कि सिंपल पेंडुलम की जो है वो एनर्जी कांस्टेंट है,
अगर एनर्जी कांस्टेंट है तो इसकी बाउंड्रीज जो है वो भी कांस्टेंट रहेगी, मतलब इसका जो मोशन है वो क्या हो जाएगा, पीरियोडिक भी होगा और ऑसिलेटरी भी होगा। ठीक है, अगर सिंपल पेंडुलम इसी तरीके से फिक्स बाउंड्री से ऑसिलेट करने लग जाए, एनर्जी इसकी कंजर्व हो जाए, एनर्जी का कोई लॉस ना हो, तो इसका जो मोशन है वो ऑसिलेटरी भी होगा सिंपल पेंडुलम का और पीरियोडिक भी होगा। ठीक है, तो दोनों चीजें यहां पर हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो धीरे धीरे एनर्जी कम हो रही है तो पीरियोडिक तो होगा, सॉरी ऑसिलेटरी तो होगा, लेकिन पीरियोडिक नहीं होगा। चलो, इट नीड नॉट टू बी पीरियोडिक, जरूरी नहीं है पीरियोडिक। ये से ब्लॉक कंप्रेस करके छोड़ा, धीरे धीरे अगर ये रुक गया तो ये टू एंड फ्रो मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है, ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है पीरियोडिक हो। आ रही है बात समझ में? ऑसिलेट करना और पीरियोडिक होना दोनों अलग अलग बातें हैं, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन बोलेंगे हम लोग कि ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन क्या ये पीरियोडिक मोशन है? जरूरी नहीं है भैया पीरियोडिक मोशन होगा, क्योंकि अगर उसकी बाउंड्री फिक्स नहीं है तो वो पीरियोडिक नहीं है। एक फिक्स टाइम के बाद में अपना पाथ रिपीट नहीं कर रहा है तो पीरियोडिक नहीं है। चलो, इट नीड नॉट हैव फिक्स्ड एक्सट्रीम पोजीशन। अभी मैंने बोला जरूरी नहीं, कोई भी टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन जो हो वो पीरियोडिक होगा। ठीक है, अगर हम लोग यहां पर बोले द ऑसिलेटरी मोशन, अगर हम लोग यहां पर थर्ड पॉइंट की बात करें, द ऑसिलेटरी मोशन, द ऑसिलेटरी मोशन in which the oscillatory motion in which energy is conserved, then it will be periodic। आए बात समझ में? जिसके अंदर एनर्जी कंजर्व होगी वो क्या हो जाएगा, पीरियोडिक भी हो जाएगा। तो ये बात है भाई, हम लोगों ने यहाँ पर बात की पीरियोडिक ऑसिलेटरी की और दोनों के बीच में डिफरेंस समझने की बात की। ठीक है, डिफरेंस भी हम लोग समझ गए, समझे या नहीं समझे कि भाई ऑसिलेटरी मोशन सिंपल टू एंड फ्रो मोशन को ऑसिलेटरी बोल देते हैं, लेकिन पीरियोडिक नहीं बोलते। पीरियोडिक उसी मोशन को बोलते हैं चाहे वो टू एंड फ्रो हो या ना हो, चाहे सर्कल हो चाहे इलिप्टिकल हो, कुछ भी हो, लेकिन उसका पाथ फिक्स होना चाहिए और टाइम पीरियड फिक्स होना चाहिए। लेकिन सिंपली कोई भी ऐसे हिलने लग गया वो ऑसिलेटरी हो गया, लेकिन जरूरी नहीं है वो पीरियोडिक हो जाएगा। क्लियर है? तो ये मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की, देखेंगे क्या होता है भाई और कब कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आखिरकार वो टाइम आ ही गया जो चैप्टर पढ़ने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। ठीक है, जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो आ गया भाई हमारे पास में, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या होता है भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन? ठीक है, तो यहां पर जो लिखा हुआ है इसमें सबसे लास्ट वाली लाइन को मैं पढ़ना चाहूंगा। इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। क्या है? एसएचएम जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है ऑसिलेटरी मोशन की। मतलब हम लोग यहां से एक बात पता कर सकते हैं कि एसएचएम जो होता है वो टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन होता है। ठीक है, तो जो भी टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन होगा सबसे पहले हम लोगों को दिमाग में आएगा कि ये ऑसिलेटरी मोशन हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान देना, जेई के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके अंदर ये बोला जाता है कि भाई बताओ ये ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है इसका मोशन एसएचएम होगा या नहीं होगा, और एसएचएम होगा तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पता लगाने के लिए हम लोगों को पता होना चाहिए कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट एसएचएम करता है तो उसका मोशन कैसा होता है, उस पर जो फोर्स लगते हैं वो किधर लगते हैं। तो पहली बात तो ये है कि उसका जो मोशन होगा वो ऑसिलेटरी मोशन होगा। एसएचएम जो है वो एक ऑसिलेटरी मोशन की सिंपलेस्ट फॉर्म है, मतलब ऑसिलेटरी मोशन का एक टाइप है। मतलब एसएचएम अगर होगा तो ऑब्जेक्ट का मोशन टू एंड फ्रो तो होगा ही। तो पहली बात समझ में आई, कोई भी ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है एसएचएम होने के चांसेस हो सकते हैं। दूसरी बात आगे और चांसेस हो सकते हैं, परफेक्टली नहीं बोल सकते कि एसएचएम होगा, क्योंकि सब में से सारे ऑसिलेटरी मोशन में से कोई एक केस एसएचएम होता है। ठीक, अब आगे हम लोग बात करते हैं, ये डेफिनेशन पढ़ता हूं मैं इसकी। डेफिनेशन है, इफ द रिस्टोरिंग फोर्स ऑब्लिक टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इन ऑसिलेटरी मोशन, इन ऑसिलेटरी मोशन मतलब ऑसिलेटरी मोशन के अंदर। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, पहले पता लगा हम लोगों को कोई भी ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। अब उसमें आगे देख रहे हैं अगर उसके अंदर जो फोर्स लग रहा है या टॉर्क लग रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स या टॉर्क लग रहा है, वो अगर directly proportional हो displacement of the body from equilibrium position and always directed towards equilibrium position is called simple harmonic motion। क्या पढ़ दिया सर आपने, समझ में ही नहीं आया?
तो मैं यहाँ पर इसी वजह से हूँ, अभी समझाते हैं भाई। तो भाई अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, सबसे पहले बात करते हैं कि सर ये क्या हो गया, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है या रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है। ध्यान देना, रिस्टोरिंग फोर्स की अगर हम लोग बात करें तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो उसका एक अंदर का जो फोर्स होता है, जैसे मैंने एक बॉल है, एक बॉल को कंप्रेस कर दिया तो बॉल बिल्कुल कंप्रेस हो गई, तो अंदर से उसकी आवाज आएगी, अरे यार लाओ हम लोगों को ओरिजिनल पोजीशन में लाओ, ओरिजिनल पोजीशन में लाओ। तो क्या होगा, उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगा वो उसको एकदम रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। जैसे मैंने बॉल को कंप्रेस कर दिया तो इंटरनल फोर्स चाहेगा कि वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए, समझ रहे हो। तो वो क्या हो गया, रिस्टोरिंग फोर्स। तो एक इंटरनल फोर्स होता है रिस्टोरिंग फोर्स, जो ऑब्जेक्ट के वापस मोशन को रिस्टोर करता है, ऑब्जेक्ट के शेप को हो सकता है रिस्टोर करता हो, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक और एग्जांपल देखें, जैसे एक ऑब्जेक्ट, एक ब्लॉक को हम लोगों ने स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया और ब्लॉक को कंप्रेस कर दिया। ब्लॉक को कंप्रेस करते ही स्प्रिंग भी कंप्रेस हो जाएगी। स्प्रिंग मतलब ब्लॉक को इधर मूव कराया तो स्प्रिंग कंप्रेस हो गई। स्प्रिंग कंप्रेस होती कहेगी कि चलो वापस नेचुरल लेंथ में चलो, वापस नेचुरल लेंथ में चलो। तो स्प्रिंग क्या करेगी, बाहर की तरफ, स्प्रिंग के अंदर से आवाज आएगी बाहर की तरफ फोर्स लगाने के लिए, ठीक है। तो स्प्रिंग से अंदर से आवाज आएगी बाहर की तरफ फोर्स लगाने के लिए, जो फोर्स होगा स्प्रिंग फोर्स, ये ब्लॉक को बाहर फोर्स लगाएगा और वापस नेचुरल लेंथ की तरफ ले जाना चाहेगा। तो जो ये इंटरनल फोर्स जनरेट होता है ऑब्जेक्ट में डिफॉर्मेशन लाने पर, तो ये इंटरनल फोर्स जो होगा ये होता है रिस्टोरिंग फोर्स, जो वापस मोशन को रिस्टोर करे। अगर मैं इसको आगे खींच दूं तो ये ऑब्जेक्ट, ये रिस्टोरिंग फोर्स पीछे लगेगा, ठीक है। ये क्या है, नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन, जब नेट फोर्स जीरो हो। तो ध्यान देना कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट एसएचएम कर रहा है तो उसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स या टॉर्क जो वापस मोशन को रिस्टोर करेंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए ऑब्जेक्ट के मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के। मतलब एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन जहां पर उसका नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो है ऑब्जेक्ट पर, तो नेट फोर्स जीरो है, उससे जो डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग अगर एक्स डिस्प्लेस कर दें तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए एक्स के डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन के, और इसकी डायरेक्शन हमेशा होनी चाहिए टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। दैट इज ऑलवेज टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। जैसे मैंने स्प्रिंग में ब्लॉक कनेक्टेड है, आगे खींचा तो स्प्रिंग फोर्स नेचुरल लेंथ मीन पोजीशन की तरफ लगने लग गया। कंप्रेस किया तो स्प्रिंग फोर्स फिर से बाहर की तरफ। जब मैंने खींचा स्प्रिंग फोर्स अंदर, जब मैंने कंप्रेस किया स्प्रिंग फोर्स बाहर। तो ये स्प्रिंग फोर्स यहां पर किसका काम कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स। और ये स्प्रिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंप्रेशन या एक्सपांशन के, समझ रहे हो। तो इसी तरीके से कि जितने भी तरह की मोशन हो, जितने भी तरह के ऑसिलेटरी मोशन हो जिनमें रिस्टोरिंग फोर्स, जरूरी नहीं ये वाला केस, हर केस हो सकता है, सिंपल पेंडुलम हो सकता है उसमें रिस्टोरिंग टॉर्क आता है, और भी हो सकते हैं। एक बॉल को हमने ऐसे इस स्फीयर के अंदर रख दिया और छोड़ दिया तो वो लुढ़कती हुई जाएगी, ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करेगी, वहां पर भी रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग टॉर्क जरूरी नहीं स्प्रिंग मास सिस्टम में हो, हर जगह हो सकता है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है जिसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स या रिस्टोरिंग टॉर्क इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, और उस रिस्टोरिंग फोर्स या टॉर्क की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ हो, तो ऐसा मोशन जो होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। तो मैंने तुम लोगों से बोला कि जेई पूछता है, तो जेई पूछता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा या नहीं होगा। तो हम लोगों को क्या करना होता है भाई, कि ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहां पर नेट फोर्स जीरो होता है वो पोजीशन को हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं, मीन पोजीशन भी बोलते हैं। मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट एक्स कराते हैं, और उस पर जो रिस्टोरिंग फोर्स आता है, रिस्टोरिंग फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स प्रूफ कर देते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि जो मोशन होगा वो क्या होगा, एसएचएम होगा। इस तरीके से हम लोग प्रूफ करते हैं, और उसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ आनी चाहिए। तो ऐसा टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, उस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई भाई हमारे पास में सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं। ये एक जनरल डेफिनेशन है, जब हम लोग क्वेश्चन करने लगेंगे तब हम लोग और बातें करेंगे यहाँ पर। चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं कि कितने टाइप का होता है भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन कितने टाइप का होता है,
तो अगर हम लोग देखें, यहां पर ही लिख देता हूं, ठीक है, ब्लैक से लिखता हूं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसएचएम। दो टाइप का होता है भाई। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है लीनियर एसएचएम, एक होता है भाई लीनियर एसएचएम, और दूसरा होता है एंगुलर एसएचएम। ठीक है, लीनियर एसएचएम समझ ही गए होंगे। क्या भाई, क्या एग्जांपल दोगे? अगर कोई ऑब्जेक्ट लीनियर पाथ में मूव कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो वो लीनियर एसएचएम हो गया। फॉर एग्जांपल स्प्रिंग मास सिस्टम। हाँ भाई, स्प्रिंग मास सिस्टम जो एसएचएम परफॉर्म करेगा वो लीनियर एसएचएम का एग्जांपल है। एंगुलर एसएचएम का हो गया भाई हमारे पास में सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो दोनों केस को हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग लीनियर एसएचएम की बात करेंगे। ध्यान देना, लीनियर एसएचएम के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, और एंगुलर एसएचएम में ये एक रोटेशनल मोशन करता है, तो वहां पर रिस्टोरिंग टॉर्क की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो दो तरह का होता है एसएचएम। आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर लीनियर एसएचएम में। ठीक है, लीनियर एसएचएम को समझते हैं फर्स्ट पार्ट को, और उसके अंदर हम लोग यहां पर बात करेंगे इक्वेशन ऑफ एसएचएम की। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होती है, कैसे हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, तो उसकी इक्वेशन क्या लिखे। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोगों ने डेफिनेशन से पढ़ा था कि भाई डेफिनेशन में के अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज directly proportional to displacement from mean position and it is always directed towards mean position। कैसे भाई, मीन पोजीशन की बात करते हैं। मीन पोजीशन क्या होती है? मीन पोजीशन, या इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट एसएचएम करता है तो वहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन आती है मीन पोजीशन। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट एसएचएम करेगा तो वो मीन पोजीशन के अबाउट ही करेगा। ठीक है, तो ये मीन पोजीशन क्या होती है या इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है? जहां पर नेट फोर्स जीरो हो। तो हम लोग बोल रहे हैं, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट एसएचएम कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो इसके जो मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लोगों ने प्लस ए और माइनस ए बोल दिया है, और ये हो गया भाई हमारे पास में x इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ये मीन पोजीशन है जहां पर नेट फोर्स जीरो है। हम लोग ऐसे ही नहीं बोल रहे, यहाँ पर नेट फोर्स एक्चुअल में जीरो रहेगा जब हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट के मोशन को देखेंगे। ठीक है, तो नेट फोर्स जीरो है तो यहाँ का एक्सेलरेशन भी जीरो का, और जहां का एक्सेलरेशन जीरो है वहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और एक्सेलरेशन जीरो होता है। चलो, तो अगर हम लोग बात करें कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे एक m मास का ऑब्जेक्ट है, m मास के ऑब्जेक्ट को हमने मीन पोजीशन से x डिस्प्लेस किया, तो इस पर जो रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, जो इसके मोशन को, जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, इसके मोशन को रिस्टोर करने की कोशिश करेगा, वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगेगा। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज टूवर्ड्स मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? x। तो ये माइनस एक्स क्यों भाई? x इस डायरेक्शन में होगा, तो माइनस एक्स किधर गया? इधर आ गया ना, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ठीक है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ये कैसे बोल रहे हैं भाई? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम लोग ये बात बोल सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो अगर ऐसा है तो ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा वो क्या होगा? एसएचएम होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं एफ इज इक्वल टू माइनस, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आ जाता है, माइनस के एक्स। ठीक है, तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स आया है एसएचएम के अंदर, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, और एफ इज इक्वल टू आ गया माइनस के एक्स। अब यहाँ के क्या है? के स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है, के इज फोर्स कांस्टेंट। क्या होता है भाई? के क्या होता है? फोर्स कांस्टेंट। तो प्रोपोर्शनलिटी का एक कांस्टेंट आ रहा है, फोर्स कांस्टेंट। अच्छा, इसकी यूनिट भी आ जाएगी न्यूटन पर मीटर, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक, तो हम लोग बोलेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एसएचएम करेगा तो उसका जो फोर्स लगेगा
वो माइनस के एक्स के इक्वल होना चाहिए। के कोई कांस्टेंट हो गया। ठीक, अब हमें इसकी इक्वेशन देखनी है। इक्वेशन देखनी है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब ये ऑब्जेक्ट यहां पर होगा, इस पोजीशन पर नेट फोर्स, इस पोजीशन पर जो नेट फोर्स आ जाएगा वो किसके इक्वल आएगा, ma के इक्वल। अब यहां पर जो नेट फोर्स होगा वो कितना हो गया भाई, यहां पर जो नेट फोर्स है वो तो माइनस के एक्स के इक्वल है ना। ये नेट फोर्स किसके इक्वल हुआ, माइनस के एक्स। तो यहां पर a इज इक्वल टू हो गया माइनस के बाई एम इंटू एक्स। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर एक्सेलरेशन, अगर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एक्सेलरेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो F इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। और ये जो के बाई एम है तो इसको बोल देते हैं ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम, और ओमेगा आ गया हमारे पास में अंडर रूट के बाई एम। यहां पर ओमेगा क्या हो गया भाई, ओमेगा होता है इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या होता है इसकी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, जैसे हम लोग पढ़ते हैं टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी मतलब एक यूनिट टाइम में कितना ऑसिलेट कर रहा है ना, कितने रोटेशन कर रहा है, वो फ्रीक्वेंसी हो गई। तो उसी तरीके से ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। जब हम इसको सर्कुलर मोशन से कंपेयर करके देखेंगे, सारा का सारा हम लोग सर्कुलर मोशन से कंपेयर करके ही इसको पढ़ते हैं। तो भाई एक रोटेशन कंप्लीट करने में तो किस रेट से रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं अंडर रूट के बाई। ठीक है, तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई। तो मैं बोल सकता हूं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ये आ गया भाई। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा आगे और सॉल्व करते हैं, और ज्यादा सॉल्व करते हैं इसको, तो यहां पर लिख सकते हैं, तो ए को, ए इज इक्वल टू आ रहा है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो ए को लिख सकता हूं मैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। अच्छा, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ये आ गया भाई मेरे पास में डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये आ गई भाई। इस इक्वेशन को बोलते हैं हम लोग सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इसको हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ये एक हमारे पास में स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसके अंदर उसका जो मोशन है, उसकी जो पोजीशन का डिफरेंशिएशन आ रहा है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, अगर वो एक्स के प्रोपोर्शनलिटी में आ रहा है तो उसका मोशन एसएचएम होगा। और अगर हम लोग सीधी सीधी बात करें तो सीधी सीधी बात यह है कि अगर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो गया तो उसका मोशन एसएचएम होगा, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। तो अगर हम लोगों को टाइम पीरियड भी पता करना हो, कुछ भी पता करना हो, तो हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं, उसको एक्स के प्रोपोर्शनल करते हैं। वो आप बातें आगे करेंगे। तो हम लोगों ने एक्सेलरेशन को डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर लिख दिया। लिख सकते हैं हम लोग ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी और बी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो ए इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, on solving this equation, then x is equal to a sin omega t plus phi। तो ये इक्वेशन निकलकर हमारे पास में आती है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर ये इक्वेशन हमारे पास में आती है, और इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अब ये कैसे आया भाई, इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने पर ये कैसे आया, अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम है। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ में, उसके पोजीशन का टाइम के साथ में वेरिएशन साइन के साथ में होगा, साइनसोइडल होगा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम है। इसको हम लोग अभी डिराइव करते हैं कि इससे यहां तक कैसे पहुंचे। ठीक, अभी और इसके बारे में और जानेंगे हम लोग। ठीक है, इसको नोट करेंगे अब। ठीक, तो बच्चों हम लोगों ने अभी इक्वेशन ऑफ एसएचएम पढ़ा है। इक्वेशन ऑफ एसएचएम को डिराइव कैसे करेंगे हम लोग, जो हमारे पास में एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन आई थी उससे हम लोग इक्वेशन ऑफ एसएचएम तक कैसे पहुंचेंगे, उसका डेरिवेशन देखते हैं। ठीक है, चलो उस डेरिवेशन को पढ़ने से पहले कुछ बातें देखते हैं हम लोग। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एसएचएम कर रहा है तो उसका मोशन किस तरीके से होता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, ये मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन में जैसे मैंने बताया था अभी तुम लोगों को कि जहां पर नेट फोर्स 0 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस पोजीशन पे होगा तो उस पर नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स 0 होगा मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या होगा,
जीरो, एक्सेलरेशन जीरो होगा और वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ये बात याद रखना, जहां पर एक्सेलरेशन, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसका किसी पॉइंट पर एक्सेलरेशन जीरो होता है तो वहां पर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, मैक्सिमम बन रहा है। ठीक, तो ये ऑब्जेक्ट एसएचएम कर रहा है, यहां से चलना स्टार्ट करता है और यहां पर मान लो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो ये ऑब्जेक्ट आगे जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा। ये क्या है, x इज इक्वल टू प्लस ए, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे जाकर ये यू टर्न लेगा, यू टर्न लेगा मतलब यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो एसएचएम में एक्सट्रीम पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को यू टर्न लेना होता है, मतलब मुड़कर वापस आना होता है, तो वहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है। वेलोसिटी जीरो होती है और एक्सेलरेशन क्या होता है, मैक्सिमम। ये बात याद रखेंगे, आगे इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। फिर ये ऑब्जेक्ट यू टर्न लेके वापस यहाँ से आएगा, फिर जब ये यहां पर आएगा तो फिर से इसका एक्सेलरेशन जीरो और वेलोसिटी मैक्सिमम टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन। अब ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, फिर यहां पर इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा और वेलोसिटी जीरो। तो हम बोल सकते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को यू टर्न लेना होता है, तो वहां पर उसको रुकना होगा और वापस ये चला जाएगा। तो ये कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एसएचएम कर रहा है तो इसी तरीके से ऑसिलेट करता रहता है मेन पोजीशन के अबाउट। ठीक, तो ये बात हम लोगों ने यहाँ पर समझी है। चलो अब हम लोग यहाँ पर इक्वेशन ऑफ एसएचएम को कैसे डिराइव करें, इसको देखते हैं। चलो यहाँ पर एक्सेलरेशन का हमारे पास में फॉर्मूला आया था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और इस ए को हम लोगों ने डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर लिखकर एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम, मतलब डिफरेंस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम को लिख डाला था। ठीक है, यही लिखा था ना। अब हम लोग देख रहे हैं कि इस इक्वेशन से इक्वेशन ऑफ एसएचएम तक कैसे पहुंचा जाए। चलो मैं इसको ऐसा लिखूं या ऐसा लिखूं, कोई फर्क है क्या, यहाँ पर कोई फर्क नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन की ये वाली इक्वेशन को यूज करता हूं और इसी को इंटीग्रेट करता हूं। देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पोजीशन, पोजीशन है ना, किसके फॉर्म में चाहिए, टाइम के फॉर्म में। मुझे पोजीशन का फॉर्मूला चाहिए टाइम के फॉर्म में, और यहाँ पर एक्सेलरेशन पोजीशन की फॉर्म में। चलो एक्सेलरेशन से मैं इंटीग्रेट करूं, वापस एक्सेलरेशन से नीचे स्टेप में आते हैं, तो क्या मिल सकता है मुझे, वेलोसिटी मिल सकती है। अच्छा ये एक्सेलरेशन पोजीशन की फॉर्म में है तो मुझे वेलोसिटी मिलेगी पोजीशन की फॉर्म में। तो एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं v dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और इस dx को इधर भेज देता हूं, तो v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेट करता हूं, ये तो कांस्टेंट हो गया इंटीग्रेशन से बाहर। जब x इज इक्वल टू जीरो की बात करते हैं, मान लो इनिशियली x इज इक्वल टू जीरो पर था तो वेलोसिटी मैक्सिमम है। अच्छा लेकिन क्या वेलोसिटी मैक्सिमम जो है उसकी बात पता है क्या, चलो मैं इसको विदाउट लिमिट इंटीग्रेट करता हूं, ये भी कर सकते हैं हम लोग, बाद में रख देंगे भैया। ठीक है, तो मैं अगर v dv को बात करूं तो इसका इंटीग्रेशन होगा v स्क्वायर बाई टू, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू, ये आ गया, प्लस सी हो गया। क्लियर है, ये बात आ गई हमारे पास में, ये आ गया भाई मेरे पास में प्लस सी। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और इंटीग्रेट करूं तो अच्छा चलो ये मेरे पास में वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया है। अब मुझे चाहिए कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना होगा, तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि भाई x इज इक्वल टू जीरो पर तो वेलोसिटी मैक्सिमम है, मुझे नहीं पता, लेकिन क्या मुझे बताओ x इज इक्वल टू a पर वेलोसिटी जीरो है क्या। इसको पुट करके कांस्टेंट की वैल्यू इजीली आ जाएगी। तो अगर मैं यहां पर देखूं कि x इज इक्वल टू a की बात करूं तो वेलोसिटी कितनी है, जीरो है, तो मैंने x इज इक्वल टू a पुट किया यहां पर, तो वेलोसिटी जीरो आ जाएगी मेरे पास में। तो c की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। तो ये वैल्यू मैं अगर इसमें पुट करता हूं तो ये आ जाएगा मेरे पास में v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाता है मेरे पास में। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर इसको वेलोसिटी पता कर लेता हूं मैं x की फॉर्म में। तो मेरे पास में वेलोसिटी x की फॉर्म में आ गई ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वेलोसिटी का पोजीशन के साथ में वेरिएशन किस तरीके से होगा, तो मैं बोल सकता हूं यहां पर वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर किसी जनरल पोजीशन पे तुम लोगों को वेलोसिटी चाहिए तो ये आएगी। अच्छा तुम लोगों से पूछा जाए कि x इज इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी जो मैक्सिमम होती है वो कितनी होगी, तो इसमें अंदर x इज इक्वल टू जीरो पुट कर दो। x इज इक्वल टू जीरो पुट किया तो x इज इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है ओमेगा a। ठीक, तो हमारा यहाँ पर मोटिव वेलोसिटी निकालना नहीं था, लेकिन निकल गई है ना। हमारा मोटिव है यहाँ पर x को t की फॉर्म में, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ t, टाइम। तो अब देखो ये मेरे पास में वेलोसिटी आ गई, क्या वेलोसिटी से पोजीशन निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। मैं वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूँ, मैं वेलोसिटी को लिख सकता हूँ dx बाई
dt। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब मैं क्या यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डी टी। अच्छा, अब मैं यहां पर देख रहा हूं, अगर t इज इक्वल टू जीरो की बात करूं, लिमिट पुट कर रहा हूं, अगर मैं t इज इक्वल टू जीरो की बात करूं तो x इज इक्वल टू जीरो होगा। मान रहा हूं कि भाई ऑब्जेक्ट जो है अपना मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है। यहां पर मैं एक कंडीशन मान के चल रहा हूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपना मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट करे, लेकिन मैं मान रहा हूं कि चलो t इज इक्वल टू जीरो पर ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे था, तो t इज इक्वल टू जीरो पुट किया तो x इज इक्वल टू जीरो, और किसी जनरल टाइम t पर उसकी पोजीशन हो जाएगी x। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? बहुत इजीली बता सकते हैं हम लोग। अच्छा, ऐसा करते हैं, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा पुट कर दो। x इज इक्वल टू ए साइन थीटा मान लिया हम लोगों ने, तो ये अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और उसको डिफरेंशिएट किया हम लोगों ने, तो यहाँ पर जो बहुत इजीली ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, और इसको इंटीग्रेट जब हम लोग करते हैं तो ये आता है मेरे पास में फाइनल रिजल्ट साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये ऐसा नहीं है कि मुझे याद है, ये तुम लोगों को भी याद रखना है, लेकिन मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम लोग भी कर सकते हो सब्सटीट्यूशन मेथड से। x इज इक्वल टू ए साइन थीटा मान लेना, हो जाएगा। तो ये हो गया भाई मेरे पास में, तो ये इंटीग्रेशन आ गया। अब मैं जब इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास में x अपॉन ए इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया भैया मेरे पास में? a इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। क्लियर है? तो ये मेरे पास में आ गई इक्वेशन ऑफ एसएचएम, इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो इसको इंटीग्रेट करूं, मैंने बोला भी था तुम लोगों को, है ना, इसको इंटीग्रेट करूं तो ये आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल से स्टेप पे किया। अच्छा, अब तुम लोग बोल रहे होंगे सर ये क्या हो गया, ये इक्वेशन तो बिल्कुल मैच नहीं कर रही, जो आपने लिखवाया था उसमें तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव था, लेकिन यहां पर तो क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो फाइव कहां चला गया सर? ये तो बिल्कुल मैच नहीं किया, आपका तो हुआ ही नहीं। तो देखो, वो फाइव जो है वो उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल फेज, उसकी डिटेल में बात करेंगे अब हम लोग। ठीक है, तो वहां पर वो इनिशियल फेज बताता है कि किसी टी इज इक्वल टू जीरो पर ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे ना होके किसी जनरल पोजीशन पे हो, तो वो बताएगा। अब मैं यहां पर मान रहा हूं t इज इक्वल टू जीरो पर ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे है, तो अगर t इज इक्वल टू जीरो पर ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे होता है तो फाई की वैल्यू या तो जीरो होती है, या पाई होती है, या टू पाई होती है। और मैं यहां पर मान रहा हूं t इज इक्वल टू जीरो पर ऑब्जेक्ट जो है एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है, मतलब फाई की वैल्यू जीरो है। तो फाई की वैल्यू जीरो है, ये डिपेंड करता है t इज इक्वल टू जीरो पर ऑब्जेक्ट कहां है। तो मैंने बोला भी था तुम लोगों को कि t इज इक्वल टू जीरो पर ऑब्जेक्ट x इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट कर रहा है, तो x इज इक्वल टू जीरो से और टूवर्ड्स द पॉजिटिव एक्सट्रीम स्टार्ट कर रहा है, वो सारी चीजें वही बताता है। तो इसको टेंशन लेने की बात नहीं है, वो आ जाएगा हमारे पास में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम लोग किसी जनरल पोजीशन की बात करते तो फाई आ जाता है। तो मैं इस इंटीग्रेशन को थोड़ा इजी बनाना चाह रहा था, इसलिए x t इज इक्वल टू जीरो पर x इज इक्वल टू जीरो लिया, तो हमारे पास में ये इक्वेशन आ गई x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। बहुत इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन तुम लोगों को कहीं भी इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम तो याद रखना कि इसको इंटीग्रेट करने पर वो आता है, तो ये दोनों इक्वेशंस याद रखना। किसी का भी मोशन अगर तुम्हें एसएचएम प्रूफ करना है तो इसको प्रोपोर्शनल प्रूफ करोगे। ठीक है, नोट कर लो इसको। तो बच्चों आगे बात करते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएचएम। ठीक है, हमारे पास में इक्वेशन ऑफ एसएचएम आ चुकी है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इस इक्वेशन की अलग अलग पॉइंट्स की बात करते हैं कि भाई इसमें x क्या रिप्रेजेंट करता है, a क्या रिप्रेजेंट करता है, ओमेगा क्या रिप्रेजेंट करता है, फाइव क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। ठीक, चलो अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं x। हमने बोला है कि यहाँ पर ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम है और x इज अ फंक्शन ऑफ t, ये हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, x इज अ फंक्शन ऑफ t। तो यहाँ पर x क्या है, x को हम लोग बोल सकते हैं, x जो है वो है पोजीशन ऑफ पार्टिकल या पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, सब कुछ मीन पोजीशन के अबाउट ही देखते हैं। एट एनी इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो ऑब्जेक्ट की मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस होगी, पोजीशन होगी, उसको हम लोग बोलते हैं एक्स। ठीक है,
और यहाँ पर ये जो इक्वेशन है वो यही रिप्रेजेंट करती है कि टी के साथ साथ में ऑब्जेक्ट की क्या क्या पोजीशन होती है, वो ये इक्वेशन बताती है। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये जो मीन पोजीशन है इसको डिनोट करते हैं हम लोग x इज इक्वल टू 0 से। मेन पोजीशन को हम लोग एक रेफरेंस पोजीशन मानते हैं या फिर ओरिजिन मानते हैं। अब मेन पोजीशन से आगे वाला प्लस में चलता है और पीछे वाला माइनस में चलता है। ठीक, तो ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से कितना मैक्सिमम डिस्टेंस पर जा सकता है, तो जो मीन पोजीशन से ऑब्जेक्ट का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन। तो मैक्सिमम कितने डिस्टेंस पर जा सकता है भाई, एक्सट्रीम पोजीशन तक जा सकता है। तो मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है a, और इसी तरीके से नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की डिस्टेंस भी कितनी होती है a। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2a। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर इस मीन पोजीशन को क्रॉस करके इधर नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जाएगा तो इसकी पोजीशन नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि ये ओरिजिन है ना, तो राइट डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मान रहे हैं और लेफ्ट डायरेक्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव। और ये साइन थीटा जो यहाँ पर आ रहा है ये सारा कुछ मैनेज कर लेगा। क्लियर है, तो x आ गया हमारे पास में, पता लग गया तुम लोगों को कि यहाँ पर ये x है क्या, पोजीशन फ्रॉम मेन पोजीशन, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मेन पोजीशन एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी टाइम t पर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं a की। a को हम लोग बोलते हैं, a जो होता है यहाँ पर इसको बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, a इज एम्पलीट्यूड ऑफ SHM। एम्पलीट्यूड क्या होता है भाई, यहाँ पर मैंने प्लस a लिखा है माइनस a लिखा है, a इज एम्पलीट्यूड ऑफ SHM। और एम्पलीट्यूड को कैसे डिनोट कर सकते हैं भाई हम लोग, इसको बोल सकते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। अब ये एम्पलीट्यूड जो हो गया वो मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया, चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओ चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में जाओ, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन हो गया। अब एम्पलीट्यूड को कैसे बोल सकते हैं भाई हम लोग, कैसे डिफाइन करें, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन नेगेटिव एक्सट्रीम एंड पॉजिटिव एक्सट्रीम डिवाइडेड बाय 2, दोनों के बीच की डिस्टेंस को डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, तो ये हमारे पास में एम्पलीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, यूनिट मीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, क्योंकि डिस्टेंस है, और ये इसका भी यही यूनिट होगा। चलो, तो यहाँ पर हम लोग भी बोल सकते हैं x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई ए, जो एक ही यूनिट होगी वही x की यूनिट होगी, क्योंकि साइन तो जो है वो यूनिटलेस क्वांटिटी है। इतनी बात आती है हमारे पास में समझ में। ठीक, अब यहाँ पर जो ओमेगा हो गया, ये जो ओमेगा है ये क्या हो गया भाई हमारे पास में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये हो गया भाई हमारे पास में एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से ये एंगल रोटेट करेगा, एंगल कौन सा रहा है ये, अब इसको कैसे रोटेट करता है वो मैं तुम लोगों को समझाऊंगा। और f जो हो गया फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिफाइन करते हैं f से। ठीक है, तो f क्या हो गया भाई हमारे पास में, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया कि यूनिट टाइम में कितने ऑसिलेशन ये कंप्लीट करेगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस completed in यूनिट टाइम। भाई यूनिट टाइम में कितना ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है, एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन किया वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। भाई ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, यूनिट टाइम में कितना ऑसिलेट किया ये फ्रीक्वेंसी होगी, और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी को सर्कुलर मोशन से डिफाइन करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई हमारे पास में फ्रीक्वेंसी का, अच्छा फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो SI यूनिट हम लोग बोल सकते हैं, ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स और हर्ट्स। क्या होता है, सेकेंड इनवर्स और हर्ट्स। ठीक है, तो यहां पर ओमेगा और एफ में क्या रिलेशन होता है भाई, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और ये लीनियर फ्रीक्वेंसी है, तो ये हो जाता है हमारे पास में एफ इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। अभी मैं तुम लोगों को बताऊंगा ये फॉर्मूला कैसे आता है, तो एफ इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। अच्छा चलो, अब हम लोग आगे बात करते हैं टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड क्या होगा, सब लोगों को पता है कि टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड हमारे पास में हो जाएगा कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, है ना, मिनिमम टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगेगा वो हो गया टाइम पीरियड।
और यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं। देखो देखो दोनों में एक रिलेशन है, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हुए, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा, वो टाइम पीरियड। मैं बोल सकता हूं कि भाई एक सेकंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन, वो क्या हो गया, एफ। ये नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड क्या हो गया भाई हमारे पास में, फ्रीक्वेंसी। और ये क्या है, टाइम पीरियड। एक सेकंड में एक एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा, तो ये एक सेकंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन एफ है। तो एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लग रहा है भाई, वो फ्रीक्वेंसी भी। तो एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगेगा वो हो जाएगा 1/f सेकेंड। लगा या नहीं लगा। तो मैं बोल सकता हूं कि जो टाइम पीरियड होगा वो एक ऑसिलेशन का टाइम हो गया। एक ऑसिलेशन में भाई एन ऑसिलेशन में टाइम लगता है 1 सेकेंड, तो एक ऑसिलेशन में कितने लगेगा, 1/n। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन आ गया, 1/f। क्या तुम लोग समझ रहे हो, ये रिलेशन आ रहा है हमारे पास में। एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लगता है वो टाइम पीरियड होता है, और यूनिट टाइम में जितने ऑसिलेशंस होते हैं वो फ्रीक्वेंसी। तो 1 सेकेंड में एन ऑसिलेशन हो रहे हैं, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी। और एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लग रहा है, ये टाइम पीरियड। तो एक सेकंड में एन ऑसिलेशन हो रहे हैं, तो एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा भाई, 1/n। तो एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड होता है। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई हमारे पास में, t इज इक्वल टू 1/f, ये हो जाता है। अच्छा, तो टाइम पीरियड ये हो गया भाई हमारे पास में 1/f, और यहां पर f की वैल्यू हो जाती है 2π/ओमेगा। तो याद रखना भाई हमारे पास में एसएचएम के अंदर t इज इक्वल टू हो जाता है 2π/ओमेगा, क्योंकि देखो ये तो लीनियर की बात कर रहे हैं। एक ऑसिलेशन में तो डिस्प्लेसमेंट हो गया एक, है ना, लेकिन अगर एंगुलर ऑसिलेशन की बात करें तो कितना एंगल रोटेट करना पड़ेगा। तो एंगुलर मोशन की बात कर रहे हैं, अगर एंगुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, क्योंकि इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा टी है। तो 2π, एक रोटेशन कंप्लीट करना है, 2π इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। तो टी कितना हो गया भाई, 2π/ओमेगा। इस तरीके से हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन से, तो वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई, है ना, और ये लीनियर मोशन से वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो ये रिलेशन होता है भाई, और इसकी यूनिट हो जाएगी सेकेंड, ठीक है। तो इतनी बातें हम लोगों ने की, और यहां पर ओमेगा की वैल्यू हम लोगों को पता थी। ओमेगा की वैल्यू तुम लोगों को पता है भाई, ओमेगा इज इक्वल टू है √k/m, ये बात मत भूलना। अगर ओमेगा की वैल्यू √k/m है तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू 1/2π √k/m, है ना। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया हमारे पास में, t इज इक्वल टू 2π √m/k। ये हो गया भाई टाइम पीरियड। क्लियर है। तो हम लोगों ने यहाँ पर ओमेगा की भी बात कर ली, फ्रीक्वेंसी की भी बात कर ली। फ्रीक्वेंसी अब कैसे आ रहा है भाई, जिससे अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां से चलना स्टार्ट करता है तो ये आगे जाएगा, यहाँ पर जाएगा, ये घूमकर वापस यहाँ आ गया, फिर इधर गया, फिर घूमकर वापस यहाँ पर आ गया। तो ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया है, आगे गया फिर वापस आया। अगर इसको मैं सर्कुलर मोशन से देखूं तो ये ऐसे गया घूम के और वापस यहीं पे आ गया जहां चला था। तो अभी देखो ये सेम फेज में आ गया। अभी फेज क्या होता है मैंने तुम लोगों को नहीं बताया। अभी देखो ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी इधर है, और जब ये वापस रिटर्न करके आया क्योंकि ऑसिलेशन के बाद में, तब भी वेलोसिटी इसकी वापस इधर हो गई। जब ये यहाँ पर था तो इसकी वेलोसिटी 0 होती है, और यहाँ पर भी इसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हम लोगों ने यहाँ पर की है। तो ये एक इसका ऑसिलेशन हो गया। ये ऑसिलेशन कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, यहां से भी स्टार्ट हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी तक तो हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी उसमें ये कोई नहीं बता रहा है कि ये ऑब्जेक्ट अपना मोशन कहां से स्टार्ट करता है। देखो ये तो पोजीशन है, जनरल पोजीशन है, टी टाइम पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है वो ये एक्स बताएगा, ठीक है। ये ए क्या बताएगा तुम लोगों को, एम्पलीट्यूड बताएगा कि मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है। ये बताएगा कि एक ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगता है, ओमेगा और टी और एफ, एक ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगता है। लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि किसी टाइम पर ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, वो किधर मूव कर रहा होगा, ठीक है, वो बताएगा हम लोगों को ये फेज और फेज कांस्टेंट। आगे हम लोग इसी की बात करने स्टार्ट करेंगे। ये तो समझ में आ गया होगा कि एक्सट्रीम पोजीशन ये है, और मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच के डिस्टेंस एम्पलीट्यूड हो गया। अब आगे बात करेंगे हम लोग कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जनरल पोजीशन पे है, कैसे पता लगेगा हम लोगों को कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपना मोशन कहां से स्टार्ट कर रहा है, कहां से नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इतना नोट करेंगे हम लोग, इतना समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। तो बच्चों देखते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग बात करेंगे फेज की और फेज कांस्टेंट की, ठीक है। एक क्वेश्चन है,
F इज इक्वल टू -40x प्लस 10 न्यूटन का एक फोर्स जो है 10 kg मास के एक पार्टिकल पर लग रहा है। अच्छा, यहाँ एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऐसा भी लिख लो, ऑफ मास 10 kg, ये मिसिंग है। और वेयर x इज डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्टेंस फ्रॉम x इज डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन नहीं है, ये ओरिजिन है। तो यहाँ पर x जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है। अब तुम लोगों को बताना है फाइंड डिस्टेंस ऑफ मीन पोजीशन फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से मीन पोजीशन कहाँ पर होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, टाइम पीरियड क्या होगा और फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ठीक है, ये बातें हम लोगों को यहाँ पर करनी है। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम लोगों से सबसे पहले पूछा है कि ओरिजिन से मीन पोजीशन की डिस्टेंस क्या है। तो हम लोगों को पता है कि मीन पोजीशन क्या होती है। मीन पोजीशन वो पोजीशन होती है वहां जहां पर नेट फोर्स जीरो होगा। तो फर्स्ट पार्ट में नेट फोर्स को जीरो कर लेते हैं। नेट फोर्स को जीरो करेंगे तो हमारे पास में एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ गया -40x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आ गया 1/4, मतलब 0.25 मीटर। यहां पर x इज इक्वल टू 0 से 0.25 मीटर डिस्टेंस पर मीन पोजीशन होगी। तो ऑब्जेक्ट जहां पर भी मूव कर रहा होगा, जैसे अगर मान लो ये है हमारे पास में x एक्सिस, तो ये x इज इक्वल टू 0 है, यहां से ये 0.25 मीटर डिस्टेंस पर ये मीन पोजीशन रहेगी। क्लियर है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो मैंने तुम लोगों को बताया था एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होती है वो होती है सेकंड जो है ओमेगा इज इक्वल टू √k/m। तो यहाँ पर k कितना है, फोर्स कांस्टेंट कितना है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है -40x प्लस, ये तो कांस्टेंट आ गया 10। ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी तो यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर k क्या दिख रहा है तुम लोगों को, k लिख रहे हैं हम लोग यहाँ से 40, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि k की वैल्यू तो 40 है और मास जो है वो है हमारे पास में 10 kg। तो ये आ गया 2 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा आ गया हमारे पास में 2 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है। अब ये सेकंड बात आई है। अब हम लोग यहाँ पर थर्ड पार्ट पता कर सकते हैं, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π/ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर टाइम पीरियड आ गया पाई सेकेंड, 3.14 सेकेंड यहाँ पर टाइम पीरियड रहेगा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी भी हम लोग पता कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। तो ये हो गया 1/π हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन बहुत ही इजी था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं फेज एंड फेज कांस्टेंट। ठीक, तो बच्चों हम लोगों ने एक एग्जांपल किया था, अब उसके बाद में वापस स्टार्ट करते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएचएम में फेज। नेक्स्ट है हमारे पास में फेज। तो क्या होता है भाई फेज। तो सबसे पहले हम लोग, भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये फेज, और एसएचएम के अंदर इसका बहुत ही काम आता है, एसएचएम में भी और वेव्स के अंदर भी। आगे हम लोग पढ़ेंगे वेव्स के बारे में। ठीक है, तो ये जो फेज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हम लोग इतना सा देखें, तो चलो इसको अगर हम लोग डेफिनेशन से देखें तो क्या होता है भाई फेज। तो फेज द फिजिकल क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड फेज। क्या मतलब हुआ भाई, ये स्टेट ऑफ मोशन का क्या मतलब हुआ, इट मींस इट्स पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं एसएचएम में कोई भी पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर ऑब्जेक्ट कहां पर होगा और वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये बात बताता है फेज। मतलब मेन पोजीशन से पार्टिकल की डिस्टेंस क्या होगी किसी पर्टिकुलर टाइम पर, और वो किधर मूव कर रहा है, मेन पोजीशन की तरफ जा रहा है या मेन पोजीशन से दूर की तरफ जा रहा है, तो ये बताएगा फेज। अच्छा, मैं इसमें कुछ और ऐड कर देता हूं। ये जो फेज है ये हमें पार्टिकल की वेलोसिटी भी बता देगा और एक्सेलरेशन भी बता देगा। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है और एक्सेलरेशन क्या है, क्योंकि हम लोगों को पोजीशन पता लग गई तो अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो ये पार्टिकल की पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन बताता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया एसएचएम के अंदर। क्लियर है। चलो ये बात हो गई हमारे पास में। तो यहाँ पर एसएचएम के अंदर फेज क्या है, तो हम लोगों ने इक्वेशन लिखी थी a sin ओमेगा t प्लस फाइव। तो हमने x के बारे में बात कर ली, a के बारे में बात कर ली, ओमेगा पढ़ लिया। तो देखो अब हमारे पास में जो बच रहा है वो है ओमेगा t प्लस फाइव। हियर मतलब इन एसएचएम ओमेगा t प्लस फाइव इज डिफाइंड एज फेज, फेज ऑफ एसएचएम।
या फेज ऑफ पार्टिकल मोशन। ठीक है, तो ये ओमेगा टी प्लस फाइव जो है वो फेज का काम करेगा। तो देखो मुझे ये बताओ, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहां पर ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, फेज है। अब मुझे बताओ कोई भी पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, ए कांस्टेंट है, तो x किस पे डिपेंड कर रहा है, x साइन पर डिपेंड कर रहा है, और साइन किस पर डिपेंड कर रहा है, एंगल पर डिपेंड कर रहा है, और एंगल किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पर। तो टाइम के साथ में ये टोटल एंगल चेंज हो रहा है, टोटल एंगल चेंज हो रहा है तो साइन की वैल्यू भी चेंज होगी, साइन की वैल्यू भी चेंज होगी तो एक्स भी चेंज होगा। मतलब ये जो एक्स है वो ए पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो साइन पर डिपेंड कर रहा है, और साइन टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो यहां पर फेज की वैल्यू, जैसे ये फेज की वैल्यू अगर जीरो हो जाती है तो x इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अगर फेज की वैल्यू पाई बाई टू हो जाती है तो x इज इक्वल टू ए हो जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। अगर ये फेज की वैल्यू पाई बाई फोर हो जाती है तो x की वैल्यू a बाई रूट टू हो जाती है। मतलब a तो कांस्टेंट है बेचारा, लेकिन ये चेंज करेगा तो ओवरऑल x की वैल्यू चेंज होगी। मतलब हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो फेज है वही सारी चीज बताएगा कि पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी और डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी, क्योंकि फेज चेंज होगा तो ये चेंज होगा, ये चेंज होगा तो ये चेंज होगा, तो ये टाइम के साथ में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर ओमेगा टी प्लस फाइव बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्लियर है। तो हमने यहाँ पर टी पता है, ओमेगा पता है, और ये सारी की सारी टर्म भी पता है, लेकिन अब हम लोगों को यहाँ पर ये फाइव जो है ना ये नहीं पता। ये फाइव क्या है, एंगल है, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल फेज। क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज, या फिर इसको हम लोग फेज कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, फेज कांस्टेंट, इनिशियल फेज या फेज कांस्टेंट। तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं यहां पर ये जो इनिशियल फेज है, अगर मैं इस फेज के अंदर, इस फेज के अंदर t इज इक्वल टू जीरो कर दूं, फेज हमारे पास में है, फेज हमारे पास में है ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर मैं t इज इक्वल टू जीरो पुट कर दूं, मतलब t इज इक्वल टू जीरो, t इज इक्वल टू जीरो मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अपना जो मोशन स्टार्ट करता है वही t इज इक्वल टू जीरो होता है। तो t इज इक्वल टू जीरो पर फेज जो हो गया वो कितना हो गया हमारे पास में, 5 हो गया। मतलब फेज कांस्टेंट जो होता है, मतलब t इज इक्वल टू जीरो पर जो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन और मोशन को बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन को बताएगा, वो इनिशियल फेज होता है या फेज कांस्टेंट होता है। तो यहां पर फेज का जो इनिशियल फेज होता है या फेज कांस्टेंट होता है वो t इज इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल का फेज क्या है। मतलब ये बताएगा, ये क्या बताएगा, इनिशियल डायरेक्शन एंड पोजीशन of particle in SHM. It represents initial direction and motion of particle in SHM. पार्टिकल अपना मोशन कहां से स्टार्ट कर रहा है और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। देखो चलो यहां से बात करते हैं। तो t इज इक्वल टू जीरो में यहां पर इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दूं तो t इज इक्वल टू जीरो पुट करने पर यह आ जाएगा x इज इक्वल टू ए साइन फाइव। t इज इक्वल टू जीरो पर देख रहा हूं पोजीशन क्या है, यही हो गया ना। अब मैं बोल रहा हूं कि पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर है, मीन पोजीशन पर है तो x इज इक्वल टू जीरो होता है। तो x इज इक्वल टू जीरो होता है तो x इज इक्वल टू जीरो हुआ तो फाई की वैल्यू या तो जीरो हो सकती है या पाई हो सकती है या 2 पाई हो सकती है, क्लियर है। तो जब ये पार्टिकल यहां पर है तो हो सकता है कि जब ये यहां हो और पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा हो तब भी ये x इज इक्वल टू जीरो पर हो सकता है। जब ये एक्सट्रीम से वापस लौट कर आएगा और इधर जा रहा हो तब भी ये x इज इक्वल टू जीरो पर हो सकता है, और इधर से वापस लौट कर इधर आएगा तब भी ये x इज इक्वल टू जीरो पर हो सकता है। तो तीन पोजीशन ऐसी आ रही है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा उसमें ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से 3 बार क्रॉस करेगा। एक जब मीन पोजीशन से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, जब मीन पोजीशन से नेगेटिव की तरफ जाएगा, जब वापस अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगा तब भी। तो अगर ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन पर है, अगर ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन पर है तो उसका फेज या तो जीरो हो सकता है या पाई हो सकता है या 2 पाई हो सकता है। तो जीरो कब होगा, जब ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे और टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन जा रहा है, क्लियर है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास में एक इक्वेशन ऑफ एसएचएम है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ओनली ओमेगा टी, पाई जीरो है, तो बताओ ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन क्या है और डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है। तो मैं बोलूंगा यार फाई इज इक्वल टू जीरो है, मतलब x इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। t इज इक्वल टू जीरो की बात कर रहे हैं ना हम लोग,
t इज इक्वल टू अगर 0 पुट करूं तो x इज इक्वल टू 0 आ गया, मतलब ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन से मोशन को स्टार्ट कर रहा है और टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्सट्रीम जा रहा है। अगर मान लो मेरे पास में इक्वेशन ऑफ मोशन होती है x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस पाई होता तो फिर मैं पुट करता t इज इक्वल टू 0 पर x क्या है, तो t इज इक्वल टू 0 पुट करता तो x इज इक्वल टू a sin पाई आ जाता, a sin पाई आ जाता, मतलब ये x इज इक्वल टू 0 होता, मतलब ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन पे होता टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्सट्रीम। तो ये हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, क्लियर है। तो ये फाई जो है वो पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन बताता है। अब इसको कैसे याद रखते हैं वो भी मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा। तो यहाँ पर तुम लोगों को एक अंदाजा लगा कि ओमेगा टी प्लस फाई और फाई क्या बताता है। ओमेगा टी प्लस फाई तो किसी पर्टिकुलर स्टेट पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन बताता है, और फाई बताता है कि ऑब्जेक्ट अपना मोशन किस पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है। अच्छा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट अपना मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट करे, वो यहां से भी कर सकता है, मतलब वो किसी भी जगह से स्टार्ट कर सकता है, और किसी भी जगह के लिए फाई जो है प्री डिफाइंड होता है। हम लोगों को पता होता है कि अगर मान लो ऑब्जेक्ट अपना मोशन प्लस ए बाई रूट टू पर स्टार्ट कर रहा है, प्लस ए बाई रूट टू पर स्टार्ट कर रहा है, अगर अपना मोशन कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपना मोशन x इज इक्वल टू प्लस ए बाई रूट टू पर स्टार्ट कर रहा है, तो हम लोग इसके लिए भी फाई निकाल सकते हैं। कैसे? x इज इक्वल टू ए साइन फाई, तो t इज इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं, t इज इक्वल टू 0 पुट कर चुका हूं। अब x इज इक्वल टू ए साइन फाई है और इनिशियली ऑब्जेक्ट a बाई रूट टू पर है, a बाई रूट टू अगर मैंने यहां पर पुट किया तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो साइन फाई की वैल्यू हो जाएगी प्लस 1 बाई रूट टू, प्लस 1 बाई रूट टू मतलब फाई आ जाएगा मेरे पास में, कितना आ गया भाई, पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4, ये हुआ ना पाई बाई 4, क्योंकि दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। तो ये मेरे पास में दो वैल्यू आ गई। दो वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है, देखो यहां से स्टार्ट कर रहा है, यहां पर फाई 0 होता है, यहां पर फाई 0 होता है, यहां पर फाई होता है पाई बाई 2, हम लोग देख लेंगे आगे, क्लियर है। तो और यहां पर वापस फाई जब वापस इधर आएगा तो बताओ इसके लिए फाई कितना हो जाएगा, यहां पर फाई हो जाएगा पाई। तो मैं बोल रहा हूं कि यहां से यहां तक गया पाई बाई 2, यहां से पाई बाई 2 से वापस आया पाई। तो ऑब्जेक्ट अगर ए बाई रूट टू पर है तो ऑब्जेक्ट हो सकता है कि जाते टाइम ए बाई रूट टू पर हो और आते टाइम ए बाई रूट टू पर हो, दो बार होगा। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर ए बाई रूट टू पर है तो फाई की दो वैल्यू हो रही है, पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4। तो अगर जाते टाइम है तो फाई हो जाएगा पाई बाई 4 और आते टाइम है तो फाई की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में, आते टाइम है तो फाई की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में 3 पाई बाई 4। तो अगर तुम्हें पाई बाई 4 दिया है तो तुम लोग बोलोगे कि यार ऑब्जेक्ट ए बाई रूट टू पर है लेकिन किधर जा रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ। और अगर 3 पाई बाई 4 दिया इनिशियल फेज तो बोलोगे कि ऑब्जेक्ट अपना मोशन ए बाई रूट टू से स्टार्ट कर रहा है लेकिन मीन की तरफ आ रहा है। तो ये फाई जो है ये देखते हमें पता लगना चाहिए, ये हम लोग सीखेंगे कैसे पता लगाते। तो अभी तुम लोगों को मुझे लगता है कि एक आइडिया लगा होगा फाई और ओमेगा टी प्लस फाई जो है वो उसका क्या अहमियत है हमारे एसएचएम में, क्लियर है, नोट करें। तो बच्चों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग एसएचएम। तो कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, हम लोगों ने उसकी पोजीशन के बारे में पढ़ा कि पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, टाइम के साथ में कैसे वेरी करेगी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ में या पोजीशन के साथ में कैसे वेरी करती है। तो हमारे पास में है v इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ये हमारे पास में क्लियर है। अच्छा, ये हमारे पास में ये है कि पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, x क्या है यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ मोशन में x क्या है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और हम लोग बोल सकते हैं कि जो स्पीड होती है, वेलोसिटी जो होती है पार्टिकल की, उसको इजीली पता कर सकते हैं। वेलोसिटी v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, ये जो अबव इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है और डिफरेंशिएशन होगा हमारे पास में किसका, साइन ओमेगा टी प्लस फाई का, क्लियर है, इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं v इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये हमारे पास में वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ चुका है। तो एसएचएम में पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो होती है ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूं तो ये ओमेगा टी प्लस फाई क्या हो गया, ओमेगा ए क्या हो गया मेरे पास में, ये एम्पलीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हो गया, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी। अब बताओ ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। तो अगर मैं यहां पर बोलूं अगर कॉस ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू, कॉस ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू प्लस वन हो जाए या माइनस वन हो जाए तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो मैक्सिमम आएगा, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कितना आएगा, ओमेगा है। तो यहाँ पर ये हमारे पास में मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई। अब ये प्लस वन माइनस वन कब होता है हम लोग बात करेंगे। अच्छा,
तो ये मेरे पास में मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाती है ओमेगा ए ड्यूरिंग एसएचएम। क्लियर है? अच्छा अब मुझे ये बताओ यहां पर, ठीक है, अब मुझे ये बताओ यहां पर कि फेज डिफरेंस कितना है इन दोनों में। भाई इसका जो फेज है वो ओमेगा टी प्लस फाइव है और इसका फेज कितना है, क्या इसका फेज भी ओमेगा टी प्लस फाइव है? तो ध्यान देना जब हम लोगों को फेज डिफरेंस की बात करते हैं, फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्स, दोनों में फेज डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर अगर ये साइन है तो यहां भी साइन होना चाहिए। तो अगर मैं इसको साइन के टर्म में कन्वर्ट करूं, अगर मैं इसको साइन में कन्वर्ट करूं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ओमेगा ए साइन पाई बाई टू प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई बाई टू। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूं। तो देखो यहां भी साइन आ गया, यहां भी साइन आ गया। अब मैं इन दोनों के फेज को कंपेयर कर सकता हूं, तो मैं बोल सकता हूं इसका फेज है ओमेगा टी प्लस फाइव, लेकिन इसका है ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई बाई टू, मतलब इसका फेज इससे पाई बाई टू आगे है। तो मैं लिख सकता हूं फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्स इज पाई बाई टू, और कौन आगे होगा, वेलोसिटी आगे होता है। क्लियर है? ये बात आई तुम लोगों को समझ में? ठीक है, तो ये हम लोगों ने वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता किया, तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो गया v इज इक्वल टू वी मैक्स कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये आ गया भाई हमारे पास में वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर तुम लोगों को पोजीशन दी हुई है, वह तुम लोगों को ये नहीं बोला है कि किस टाइम पर वेलोसिटी है, तुम्हें वेलोसिटी किसी टाइम पर नहीं पूछी है, तुमसे बोला है कि जब पार्टिकल मीन पोजीशन से ए बाई रूट टू पर होता है या ए बाई टू पर होता है, तो बताओ पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। मतलब अगर तुम लोगों से वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स पूछ लिया जाए, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम नहीं पूछा जाए, समझ रहे हो, तो एज अ फंक्शन ऑफ एक्स कैसे बताओगे? मेरी बात समझ में आ रही है? अगर तुम लोगों को टाइम के बारे में नहीं बोला है, तो ये तो टाइम अगर तुम लोग यहाँ पर पुट करो तो तुम्हारे पास में वेलोसिटी आएगी, तो ये तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है। अगर टाइम के वेरिएशन की बात करें तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर तुमसे वेलोसिटी पूछे तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। किसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर हम लोगों से वेलोसिटी पूछे तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे तुम लोगों से वेलोसिटी पूछे तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? तो क्या किसी पर्टिकुलर पोजीशन तुम लोगों को दिए तो पोजीशन यहां पर पुट करके टाइम पहले निकालोगे, फिर टाइम की वैल्यू इसमें पुट करोगे, फिर वेलोसिटी निकालोगे, इतना करोगे क्या? या डायरेक्ट ऐसा फॉर्मूला हम लोग निकाल लें कि जिसमें एक्स की वैल्यू पुट करो और वेलोसिटी निकले? बिल्कुल सही, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसा फंक्शन निकालते हैं। चलो करते हैं स्टार्ट। क्लियर है? तो हम लोगों को पता है कि x इज इक्वल टू आ गया a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं x अपॉन a इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव? बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। इसी तरीके से मैं वेलोसिटी को भी लिख सकता हूं v अपॉन ओमेगा a कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बताओ ये किसकी इक्वेशन आई? ये कौन सी इक्वेशन आई? ये आ गई इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ये इलिप्स की इक्वेशन है। तो मतलब अगर हम लोग बोले v और x के बीच में, v और x के बीच में ग्राफ बनाए तो ग्राफ क्या बनेगा? इलिप्स बनेगा। और सेमी मेजर एक्सिस कौन सा होगा भैया? ओमेगा है। माइनर एक्सिस कौन सा होगा? a। क्लियर है? तो ये ग्राफ की बात हो गई। अच्छा मुझे तो फंक्शन चाहिए था, फंक्शन मिल गया, लेकिन इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं, एलसीएम ले लेता हूं, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू आ गया ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ड्यूरिंग एसएचएम। मतलब अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड तुम्हें पता करनी हो तो ये स्पीड आ गई है भैया हमारे पास। क्लियर है? आई बात समझ में? तो पार्टिकल की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, बहुत ही। किसी पोजीशन पे तुमसे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अगर तुमसे पूछा है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद दोनों ही रखने हैं। ठीक है, दोनों ही याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? ये स्पीड ऑफ पार्टिकल आ गई, मतलब ये ओनली मैग्नीट्यूड बता रहा है, डायरेक्शन नहीं बताता है, ये ओनली मैग्नीट्यूड बताता है। ये भी डायरेक्शन भी आ जाएगा। तो ये बात है भाई हम लोगों से। अब आगे हम लोग इसमें देखते हैं कि v और x का ग्राफ कैसे बनेगा, v और t का ग्राफ कैसे बनेगा। cos का जो ग्राफ होगा वही v का ग्राफ होगा। हम लोग आगे भी देखेंगे भी, सही चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो
क्लियर है। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं v और x के बीच में अगर हम लोग ग्राफ बनाना चाहें तो कैसा ग्राफ बनाएगा, ठीक है। तो बच्चों हम लोगों ने अभी देखा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। चलो बच्चों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि वेलोसिटी और एक्स का हम लोगों ने फंक्शन देखा था, उसके बारे में कुछ देखते हैं। अगर मान लो तुम लोगों से पूछा जाए कि v की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, तो हम लोग बोल सकते हैं कि a कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, x चेंज होगा तो v भी चेंज होगा। और v को अगर मैक्सिमम करना है तो x को मिनिमम करना है। तो x का जो मिनिमम है वो हो सकता है 0। जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो v की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, और v की वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती, कितनी हो सकती है, ओमेगा है, ठीक है। तो वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पर होती है, तो सीधा सीधा जवाब मिला x इज इक्वल टू 0 पर, मतलब एट मीन पोजीशन। तो हम लोग सीधा सीधा बोल सकते हैं कि मीन पोजीशन पर जब ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। और मिनिमम कब होगी, तो ये v 0 हो सकता है मिनिमम, तो क्योंकि मैग्नीट्यूड बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड तो 0 हो सकता है, तो v 0 कब होगा, x इज इक्वल टू a पर। तो x इज इक्वल टू प्लस a रखो या माइनस a रखो तो वेलोसिटी मिनिमम होगी, और कितनी हो जाएगी, 0। तो जब पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी मिनिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे। मैंने तुम लोगों को बताया था एक्सट्रीम पोजीशन पे ऑब्जेक्ट यू टर्न लेता है, यू टर्न लेता है, तो यू टर्न लेने के दौरान उसको रुकना पड़ेगा, क्योंकि जब से तुम दौड़ रहे हो और तुम्हें मुड़कर वापस आना है तो एक बार तुम्हें रुकना पड़ेगा। वैसे पार्टिकल ऐसे चम कर रहा है तो एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, रुक कर फिर वापस आएगा, और मीन पोजीशन से जब वो गुजरेगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी से गुजरेगा। और वेलोसिटी जब मैक्सिमम जो होती है तो एक्सेलरेशन कितना होता है, 0, हम लोग बोल सकते हैं। तो वी एक्स इज इक्वल टू प्लस ए माइनस ए बोला, मतलब एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पर पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो मिनिमम होती है। ये बात याद रखना, क्लियर है, ये हम लोग समझ चुके होंगे। ऐसा बना सकता हूं मैं, ये x इज इक्वल टू 0 हो गया, x इज इक्वल टू प्लस ए हो गया, और x इज इक्वल टू माइनस ए हो गया। तो यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, पार्टिकल इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, लेकिन ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, और ये मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है, ओमेगा इंटू ए। तो ऑब्जेक्ट की मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी मिनिमम होती है, और ये मिनिमम कितना होता है भाई, 0 होता है। तो इधर भी 0 और इधर भी 0, ये होता है। अच्छा, अगर हम लोग v और x का ग्राफ बनाए, v वर्सेस x, v वर्सेस x हम लोग देखें तो v और x का ग्राफ बनाने पर ये कैसे आएगा, चलो देखते हैं। ये पोजीशन हो गया और ये v हो गया, तो हम लोग बात करते हैं पोजीशन 0 कहां पर होगी, मीन पर। तो ये मीन हो गया ओरिजिन, क्लियर है। और ऑब्जेक्ट कहां तक जा रहा है, x इज इक्वल टू प्लस ए तक जा रहा है इधर, और इधर जा रहा है x इज इक्वल टू माइनस ए तक, क्लियर है। हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी देख रहे हैं, मतलब वो पॉजिटिव आएगा, स्पीड की बात कर रहे हैं, और मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव आता है। जब x इज इक्वल टू 0 देखे तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और ये मैक्सिमम कितना हो गया भाई, ये मैक्सिमम हो गया ओमेगा ए। और जब हम लोग x इज इक्वल टू प्लस ए या माइनस ए देखें तो वेलोसिटी 0 होती है, और हम लोगों ने देखा था कि इसका ग्राफ क्या बनता है, इलिप्स बनता है। तो इसका ग्राफ जो है इस तरीके से इलिप्टिकल बन चुका है, ये ग्राफ आएगा भाई, क्लियर है। ये ग्राफ बनेगा v और x का ग्राफ इस तरीके से इलिप्टिकल बनेगा, सर्कुलर नहीं बनेगा, इलिप्स बनेगा, क्लियर है। ये बात हम लोगों को याद रखनी है, और ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है, क्लियर है, ठीक है। तो बच्चों हम लोगों ने देखा x का एज अ फंक्शन ऑफ t, v एज अ फंक्शन ऑफ t। अब हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन एलसीएम। हम लोगों ने वेलोसिटी हम लोगों ने पता कर ली, क्लियर है। चलो अब हम लोगों को वेलोसिटी मिल गई है तो एक्सेलरेशन बहुत इजीली मिल जाएगा। a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में dv बाई dt। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं, फर्दर डिफरेंशिएट कर देते हैं। चलो ओमेगा ए कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और d अपॉन dt ये आ जाएगा cos ओमेगा t प्लस फाइव, क्लियर है। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, क्लियर है। ये हो गया भाई एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर मैक्सिमम जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन है वो कितना हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ये हो गया, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू देख लेंगे हम लोग, क्लियर है। चलो ये एक्सेलरेशन आ गया। अच्छा, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, चलो ये साइन है, ये कॉस है। अच्छा ये भी तो साइन है और ये भी कॉस है, क्या x और a के बीच में फेज डिफरेंस 0 होगा, देखो नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये माइनस को इधर लेके जाना पड़ेगा अंदर। तो मैं लिख सकता हूं ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव,
क्लियर है? तो अब ये मेरे पास में साइन की टर्म फॉर्म में आ गया है, बाहर माइनस माइनस कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो हम लोग सीख रहे हैं कि फेज डिफरेंस कैसे देखते हैं, फेज डिफरेंस कैसे कंपेयर करते हैं। तो दो चीजें तुम लोगों ने समझी कि अगर हम लोगों को जैसे इन दोनों का फेज डिफरेंस निकालना है तो यहाँ पर ये भी साइन का होना चाहिए, ये भी साइन का होना चाहिए, ये प्लस है तो ये भी प्लस होना चाहिए। तो देखा, क्लियर है? तो अब हम लोग देख सकते हैं फेज डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड ए। एक्स और ए में फेज डिफरेंस कितना हुआ? देखो इसमें तो जीरो है, इसमें पाई है, तो फेज डिफरेंस पाई का हो गया। और कौन आगे है भाई पाई के फेज से? ये आगे है पाई के फेज से। अब ये पाई के फेज से आगे होना पीछे होना ये कैसे होता है ये मैं तुम लोगों को समझाऊंगा। क्लियर है? अभी ये याद रखो फेज डिफरेंस कितना होता है। अच्छा, अगर मैं तुम लोगों से बोलूं कि फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड ए, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में कितना होगा, तो तुम्हें पता है कि मैंने जब इसको साइन की टर्म्स में लिखा था तो ये लिखा था ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई बाई टू। क्लियर है? तो इसका पाई बाई टू है और इसका पाई है, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है पाई बाई टू का। और कौन पाई बाई टू के फेज से आगे? एक्सेलरेशन आगे। क्लियर है? तो एक्सेलरेशन इससे पाई से आगे है, इससे पाई बाई टू से आगे। ये तो वही बात हो गई एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर तुम लोगों से पूछा जाए एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आया है ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो मुझे क्या करना है, इस टी वाले फंक्शन को हटाना है। टी वाले फंक्शन को कैसे हटा सकता हूं? तो देखो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता है, तो यहां भी क्या आ रहा है? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की जगह ये रख देता हूं ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये तो हम लोगों ने देखा ही था। क्लियर है? तो अगर ए एक्सल एक्स के प्रोपोर्शनल होगा तभी तो एसएचएम होगा। हम लोगों ने बोला था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, बोला था या नहीं बोला था? तो देखो यहाँ पर फोर्स अगर एक्स के प्रोपोर्शनल है तो एक्सेलरेशन तो एक्स के प्रोपोर्शनल होता है ना, यही बात आ गई हमारे पास में। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अगर तुम लोगों से बोला जाए मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगा, तो एक्स की वैल्यू अगर मैक्सिमम है, तो एक्स अगर प्लस माइनस ए है तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वुड बी मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन ओमेगा स्क्वायर। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता है। और अगर मैं x इज इक्वल टू जीरो पुट कर दूं तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मिनिमम आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा भैया? जीरो। और बताओ ये किस पोजीशन पर एक्सेलरेशन जीरो होता है? ये तो हम लोगों को पता है, ये बिल्कुल बेसिक मिनिमम सॉरी मीन पोजीशन पर, एट मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मिनिमम होता है जीरो। तो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आ गया ओमेगा स्क्वायर एक्स, बहुत ही इजी है। और एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। अगर तुम लोगों से इसका ग्राफ पूछा जाए तो क्या बनेगा? चलो देखते हैं हम लोग, ठीक है? इसको नोट करें। तो बच्चों हमारे पास में एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स आ गया है, एक्सेलरेशन इन द फॉर्म ऑफ इन द टर्म्स ऑफ एक्स आ गया है। अब हम लोगों को इसका ग्राफ बनाना है। ए वर्सेस एक्स का पोजीशन के साथ में एक्स का ग्राफ, ए का ग्राफ कैसे बनेगा, ये हम लोगों ने वेलोसिटी के लिए भी पढ़ा था ऐसे। तो देखो ये हो गया भैया एक्स और ये हो गया ए। तो ये आ गया भाई हमारे पास में मीन पोजीशन एक्स इज इक्वल टू जीरो, और ये हो गया एक्स इज इक्वल टू प्लस ए एक्सट्रीम पॉजिटिव एक्सट्रीम, और ये हो गया भाई हमारे पास में एक्स इज इक्वल टू माइनस ए नेगेटिव एक्सट्रीम। क्लियर है? यही होता है हमारे पास मैसेज में, पार्टिकल ऐसे सिलेक्ट कर रहा है। तो अब देखो एक्सेलरेशन कैसे वेरी करेगा। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं अगर एक्स इज इक्वल टू प्लस ए। अच्छा बताओ ये ग्राफ यहाँ पर है ए और एक्स, ये इक्वेशन किसकी है? लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन है, बिल्कुल लीनियर इक्वेशन है। कैसे? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ रही है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स, ये तो स्लोप आ रहा है ना, और स्लोप नेगेटिव। और हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर c जीरो है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जीरो है, मतलब स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करेगी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। बहुत इजीली बोल सकते हो भाई ये जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू एम एक्स, और स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसे बनेगा। क्लियर है? ये ग्राफ बन गया भाई हमारे पास में, स्ट्रेट लाइन आ गई और जिसका स्लोप नेगेटिव है और ये ओरिजिन से पास कर रहा है। समझ में आया? ठीक है, ये समझ में आ गया भैया। अब अगर मैं x इज इक्वल टू प्लस ए पुट करूं पॉजिटिव एक्सट्रीम पर, x इज इक्वल टू प्लस ए पुट करूं तो एक्सेलरेशन जो आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर है, नेगेटिव। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर है, मतलब ये x इज इक्वल टू प्लस ए पर एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर है। और अगर x इज इक्वल टू माइनस ए पुट करूं तो एक्सेलरेशन आ जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है। तो ये आ गया भाई एक्सेलरेशन x इज इक्वल टू माइनस ए पर प्लस ओमेगा स्क्वायर है, प्लस ओमेगा स्क्वायर है। तो इस तरीके से एक्सेलरेशन लीनियरली चेंज होगा, है ना? ये भाई
अगर एक्सेलरेशन लीनियरली चेंज हो रहा है एक्स के साथ में तो उसका मोशन जो है पार्टिकल का वो ऐसे चेंज होता है। ये बात याद रखना। चलो मैं इसको ऐसे समझाता हूं। ये हमारे पास में x इज इक्वल टू 0 हो गया, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम हो गई और ये नेगेटिव एक्सट्रीम हो गई। ध्यान देना, पार्टिकल ऑसिलेट करेगा तो ऐसे ही करता है ठीक है। जब पार्टिकल यहां पर है और इधर जा रहा है, क्लियर है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आता है, 0। जब पार्टिकल यहां पर पहुंच गया तो यहां पर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। अब वेलोसिटी 0 हो गई तो इसको मीन पोजीशन की तरफ कौन लेके जाएगा, तो ध्यान देना, इसको मीन पोजीशन की तरफ एक्सेलरेशन लेके जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव आया तो मतलब एक्सेलरेशन इधर होगा, ओमेगा स्क्वायर ए मैग्नीट्यूड का। तो पार्टिकल को इधर फोर्स से खींचेगा। तो जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है तो वो रुक जाता है, लेकिन उसको मैक्सिमम फोर्स से खींचा जाता है। तो रुका बेचारा और रुक के वापस इधर आया और इसको खींचा जा रहा है, अभी भी खींचा जा रहा है, अभी भी खींचा जा रहा है। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है, तो अभी इसको खींचा जा रहा है, खींचा जा रहा है, खींचा जा रहा है। जब ये यहां पर आएगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई और एक्सेलरेशन 0 हो गया। अब जैसे इसने पॉजिटिव एक्सट्रीम को क्रॉस किया और नेगेटिव में एंटर किया, तो नेगेटिव में एंटर किया तो वेलोसिटी इधर और इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो इसका रिटार्डेशन होगा, रिटार्डेशन होगा, रुका और यहां पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन लगेगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और ये कितना हुआ, ओमेगा स्क्वायर ए। फिर ये पार्टिकल को मीन पोजीशन की तरफ इधर खींचा जा रहा है, तो इधर खींचा जा रहा है तो ये इधर जाएगा, एक्सेलरेट होगा, जब मेन पर पहुंचेगा वापस इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जब पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम में मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन मीन की तरफ चल रहा है, नेगेटिव की तरफ लग रहा है। जब पार्टिकल नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है तब एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है। समझ रहे हो, मतलब एक्सेलरेशन इस तरीके से लगता है कि उसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ है। तो जब ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो एक्सेलरेशन इधर, जब ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो एक्सेलरेशन इधर। ये बात हम लोगों को ध्यान रखनी है। तो ऑब्जेक्ट जब पॉजिटिव एक्सट्रीम वाले पार्ट में मूव करेगा, x इज इक्वल टू प्लस में मूव करेगा पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स में, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, मतलब इस डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लगेगा। जब एक्सेलरेशन नेगेटिव वाले पार्ट में मूव करता है, ये वाला, ये इधर वाले में मूव करता है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव लगता है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। मेरे हिसाब से ये बात हम लोगों को समझ में आ चुकी है, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। हमें इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम है, और यहाँ पर इनिशियल फेज हम लोग बोल सकते हैं π/3 है। अब हम लोगों से कुछ चीजें पूछिए, जैसे सबसे पहले एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड कैसे पता करेंगे भाई, बहुत बिल्कुल सिंपल है, हम लोग इसको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम से कंपेयर करेंगे, और ये हम लोगों ने पढ़ा था ओमेगा टी प्लस पाई। तो यहाँ पर देखो एम्पलीट्यूड सीधा सीधा हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, किसका एम्पलीट्यूड है 5 मीटर। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम हम लोगों को याद रखनी है और उससे ही कंपेयर करना है। तो अब हम लोगों से पूछा है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, उसके लिए ओमेगा की रिक्वायरमेंट होती है, और कंपेयर किया तो ओमेगा आ गया हमारे पास में पाई। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा 2π/ओमेगा। तो 2π डिवाइडेड बाई पाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2 सेकेंड। तो ये हमारे पास में टाइम पीरियड आ चुका है। इसके बाद हम लोगों से पूछे इनिशियल फेज और इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन मतलब t इज इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू क्या होगी। तो ये जो इक्वेशन ऑफ एसएचएम है इसके अंदर t इज इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारे पास में आ गया x इज इक्वल टू 5 मीटर साइन π/3। साइन π/3 की वैल्यू हो जाती है √3/2, तो 5√3/2 मीटर इसकी पोजीशन होगी मीन पोजीशन से। नेक्स्ट है हमारे पास में मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो फोर्थ हम लोग बोल सकते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोगों को पता है ओमेगा ए, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू पाई है और ए 5 है, तो 5 पाई मीटर पर सेकंड ये मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई हमारे पास में। अब हम लोगों से पूछा है मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। तो ओमेगा है पाई, तो और ए की वैल्यू 5, तो 5 पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास में। अब इसके बाद में हम लोगों से पूछा है वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अब वेलोसिटी इज इक्वल एट 1 सेकेंड पूछिए तो हम लोगों को पता है कि वेलोसिटी और टाइम का फंक्शन क्या होता है। हम लोग अगर इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दें, अगर हम लोग इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दें तो हमारे पास में वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगी। तो v इज इक्वल टू ओमेगा ए, तो ओमेगा ए हो गया 5 पाई और ये हो गया cos पाई टी प्लस π/3। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने पर हमारे पास में ये इक्वेशन आ गई। अब हम लोगों से t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर वेलोसिटी पूछिए, तो t इज इक्वल टू 1 अगर इस इक्वेशन के अंदर पुट करें तो v इज इक्वल टू आ गया 5 पाई cos पाई प्लस π/3। अब cos पाई प्लस π/3 मतलब ये आ जा रहा है हमारे पास में थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर,
तो ये आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। ये नेगेटिव आ गया हमारे पास में, तो ये आ गया माइनस cos π/3 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो ये -5/2 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर जो माइनस है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन हम लोग मान रहे हैं कि नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा होगा, इस वजह से ये नेगेटिव आया है, ठीक है। तो इसको और डिटेल में समझेंगे हम लोग और क्वेश्चन के बेसिस पे, ठीक है।